अस्सलाम वालेकुम। डाइजेशन इन ह्यूमन में ओरल कैविटी, फेरेंक्स, स्टमक के बाद हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन असल में लंबाई में लंबी है, लेकिन क्योंकि इसका डायमीटर छोटा है इसलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम दिया गया है। इसकी ओरिजिनल लंबाई 7 मीटर है, जो कि मिनिमम भी 23 फुट लंबी बनती है। ये भी एवरेज के हिसाब से होगा। अब ये नहीं कि छोटे बच्चे में भी 23 फुट ही हो। 23 फुट हमारे जिस्म में इस तरह समाई होती है कि ये फोल्ड बनाई होती है, इसने बेशुमार आपस में कॉइल बनाए हुए होते हैं, ऐसे घूमी फिरी हुई होती है, इसलिए इसे इसकी लंबाई 23 फुट होती है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता। उसके बाद इसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा ड्यूडिनम है और ड्यूडिनम की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, जो कि सबसे छोटा हिस्सा है इसका। उसके बाद ज्यूजिनम जिसकी लंबाई 2.5 मीटर है और ये तकरीबन 8 फुट बनती है। इसके बाद इसका तीसरा हिस्सा है इलियम, और इलियम 4 मीटर और सबसे लंबा इसका हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि 13 फुट बनता है। 3 हिस्से हो गए इसके, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम और इलियम। अब जो ड्यूडिनम है, जो सबसे पहला पोर्शन है और 25 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, उसमें लीवर से खारिज होने वाली बाइल और पैंक्रियास से खारिज होने वाला पैंक्रियाटिक जूस, ये दोनों इकट्ठे होकर एक नाली में, जिसे कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, वो नाली ऐसे आती हुई सीधी ड्यूडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम में खारिज कर देती है वो दोनों सेक्रीशंस। कौन कौन सी? बाइल और पैंक्रियाटिक जूस। अब बाइल ऑफ लिवर डाइजेस्ट फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। अब जो बाइल है, जो जिगर ने प्रोड्यूस किया है, वो जो काइम है उसके अंदर मौजूद जितना भी फैट होगा उसको ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे दानों में तकसीम कर देगी और ये मिल्की एक किस्म का फ्लूइड बन जाएगा। अब जो काइम मैदे से आया था, वो आगे जाके जब बाइल उसके साथ अटैच हुआ तो उसको उसने रंग दे दिया, मिल्की कलर दे दिया। उसके अंदर जो फैट के ड्रॉपलेट्स हैं वो अलग-अलग हमें नजर आएंगे, इस तरह नजर आएंगे जैसे चर्बी, छोटे-छोटे दाने अगर पानी के अंदर उबाल कर रखी हो ना, वैसे नजर आएंगे। अब जो पैंक्रियाटिक जूस है, पैंक्रियास जो कि पैंक्रियाटिक जूस खारिज करता है, उसके अंदर ये चीजें होंगी। ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगी, छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करेगी, पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, और लाइपेज जो कि लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। बाइल किस चीज को डाइजेस्ट करेगा? ये फैट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करेगा। अब उन ड्रॉपलेट्स को ये लाइपेज मजीद छोटे हिस्सों में तकसीम करेगा, जो कि हमारे खून के अंदर शामिल होके दिल के करीब जाके दिल की तरफ मिल जाएंगे, और फिर वो दिल जब धड़केगा तो सारे जिस्म को वो फैट की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पहुंचा दिए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अब्जॉर्प्शन। असल में ये सारी अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन है। छोटे छोटे ग्लैंड मौजूद होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो अंदर वाली दीवारें हैं उनके अंदर स्मॉल ग्लैंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन वर आल्सो डाइजेस्ट प्रोटीन। वो भी खास किस्म के एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद देंगे। इस तरह आप देखें कि पैंक्रियाटिक जूस जिसके पास ट्रिप्सिन है और लाइपेज है और पैंक्रियाटिक अमाइलेज है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड को डाइजेस्ट कर रही है। बाइल जो है वो फैट को छोटे हिस्सों में कन्वर्ट कर रही है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों के पास भी एंजाइम ग्लैंड्स मौजूद हैं जो खास किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। तो इस तरह खुराक मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट हो चुकी है। अब उसका फाइनल मसला आ चुका है कि अब्जॉर्ब हो किस तरह। स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को ऐसे कट करें, उसको सीधा करके ऐसे चेक करें, तो बेशुमार जैसे तौलिए के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं, वैसे हमें छोटी छोटी उंगली नुमा साखें नजर आएंगी, जो कि बिल्कुल सिंगल सेल लेयर पर मुश्तमिल होगी। उन्हें विलाई कहा जाएगा। एक को विलस कहेंगे। विलाई जो है ये उंगली नुमा साखें होती है, सारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होगी, एक सेल की लेयर के ऊपर मुश्तमिल होगी। हाईली फोल्डेड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब मैंने आपको बताया स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई तो 7 मीटर है, लेकिन ये क्योंकि फोल्ड बनाए हुए हैं, इसलिए बार-बार अपने इर्द-गिर्द कॉइल हुई है, लिहाजा इसलिए ये खुराक इसके अंदर आस्ता-आस्ता मूव करेगी, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए स्लो डाउन हो जाएगी, मोड़ के ऊपर भी स्लो डाउन हो जाएगी, जैसे गाड़ियां भी मोड़ के ऊपर स्लो डाउन हो जाती हैं, ऐसे खुराक का फ्लो भी स्लो डाउन हो जाएगा। बेशुमार जो विलाई है उसके करीब मौजूद होंगे कि जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो सिंपली डिफ्यूजन करके खून के अंदर या लिम्फ वेसल के अंदर शामिल हो जाए या उसके अंदर मूव कर जाए। अच्छा, उसके अलावा अब मैं आपको बताऊंगा कि जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है वो कहां पर जाएंगे, और जो अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट है, ये शुगर है, सिंपल शुगर, वो कहां पे जाएंगे। अब इनसाइड विलस यानी कि एक विलाई के अंदर
ब्लड कैपिलरीज भी होगी, खून की नालियां भी होगी, एंड लिम्फ वेसल और लिम्फ वेसल भी होगी, जिन्हें नाम दिया जाएगा लैक्टियल का, जिन्हें नाम दिया जाएगा लैक्टियल का। ग्लिसरोल यानी कि लिपिड का छोटा हिस्सा और फैटी एसिड जो कि लैक्टियल में मूव करेंगे, वहां से मूव करेंगे ये लिम्फ वेसल में, लिम्फ वेसल ब्लड स्ट्रीम नियर द हार्ट उन ग्लिसरोल और फैटी एसिड को कहां पर फेंक देगी, दिल के करीब जाके खून की स्ट्रीम के अंदर फेंक देगी। अब जो अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास बच गए वो कहां पर जाएंगे, अमाइनो एसिड एंड सिंपल शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाएंगे, ब्लड कैपिलरीज हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए कैरीज देम टू लिवर, कहां पर ले जाएगी, लिवर, और फिर लिवर जो है वो उन्हें भेजेगा दिल की तरफ, और दिल के सारे इलाकों में सारे सेल में भेजेगा। ये असल में दो डिफरेंट चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो कि लिपिड के छोटे अज्जा हैं वो लैक्टियल में जाएंगे। लैक्टियल क्या चीज है, लैक्टियल लिम्फ वेसल है जो कि विलस यानी विलाई के अंदर प्रेजेंट है। दोबारा से एक दफा बताऊंगा, विलाई के अंदर दो तरह की नालियां होंगी, ब्लड कैपिलरी और लैक्टियल यानी कि लिम्फ वेसल। जो अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट खुराक के अंदर मौजूद होंगे वो डिफ्यूज कर जाएंगे ब्लड कैपिलरी के अंदर, ब्लड कैपिलरी आगे से मूव करेगी हेपेटिक पोर्टल वेन में, हेपेटिक पोर्टल वेन उन सारी चीजों को लेके लिवर के पास जाएगी, लिवर उनको लेके दिल के पास जाएगा और दिल सारी जगह पे अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स को पहुंचाएंगे। उसके अलावा जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड होंगे वो विलाई के अंदर दाखिल होके किस में जाएंगे, वो लैक्टियल में जाएंगे यानी कि लिम्फ वेसल में। लिम्फ वेसल में जाने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में कहां पर जाके मूव करेंगे, दिल के करीब, वो लिवर के पास नहीं जाएंगे, वो बल्कि सीधे दिल के पास जाएंगे। इसी वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि जो ग्लिसरॉल और फैट्स होते हैं ये डायरेक्ट दिल के करीब जाते हैं, लिवर के पास ही होकर जाए तो लिवर तो उन्हें रोक ले अपने पास ही, लेकिन ये डायरेक्ट दिल की तरफ जाते हैं, लिहाजा हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाली जो सतह होती है उसमें बेशुमार उंगली नुमा साख्तें मौजूद होती हैं जिन्हें विलाई कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सिंगल लेयर पर मुश्तमिल सेल की लेयर पर मुश्तमिल होती है ताकि जितनी भी खुराक है वो सिंपल मैनर के जरिए डिफ्यूज कर जाए वहां से कहां पर, खून की स्ट्रीम के अंदर यानी कि खून का जो बहाव है उसके अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारे पास है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जिस जगह पे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ती है उसे एक जंक्शन कहते हैं, उस जंक्शन का नाम है सीकम। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं, इसके पहले पार्ट का नाम है सीकम, दूसरे पार्ट का नाम है कोलोन और तीसरे पार्ट का नाम है रेक्टम। जब स्मॉल इंटेस्टाइन से वो खुराक सारी गुजर के आती है तो उसमें से पानी जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे अब्जॉर्ब हो चुके होते हैं। असल में जो लार्ज इंटेस्टाइन का काम है वो उसमें से मजीद जो पानी है जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेना और पीछे जो फीसिस बच जाए उससे सॉलिडिफाइड करना यानी कि ठोस शक्ल अख्तियार करवा लेना। अच्छा, सीकम जिस जगह पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ती है उस जगह पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी होती है राइट साइड के ऊपर जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स असल में एक वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पर तस्वर किया जाता है। वेस्टिजियल ऑर्गन से मुराद है ऐसे ऑर्गन जो हमारे अबाउजात जो पहले एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में हमारे अबाउजात के पास मौजूद थे, वहां पर वर्किंग कंडीशन में थे, अब हमारे पास मौजूद तो हैं लेकिन छोटे हो चुके हैं और काम भी कोई नहीं करते, उन्हें वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। अब अपेंडिक्स का असल में साइंसदानों की नजर में कोई काम नहीं, लेकिन आजकल कुछ साइंसदान ये कह रहे हैं कि अपेंडिक्स के अंदर भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि खुराक के हजम होने में मददगार होते हैं। कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरिया इसके अंदर अगर दाखिल हो जाए जो खुराक के अंदर मौजूद हो, या फिर अगर खुराक का ही कोई पार्टिकल इसके अंदर दाखिल हो जाए तो ये इन्फ्लेमेट होना शुरू हो जाती है। 2 से 5 इंच तक बड़ी हो सकती है, उसके बाद ये ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है और इन्फेक्शन पूरे जिस्म के अंदर फैल जाता है। तो इसका एक ही तरीका है कि अगर आपको महसूस हो कि आपको उल्टियां वगैरह आ रही हैं और आपके अंदर अगर व्हाइट ब्लड सेल का काउंट बढ़ चुका है यानी कि कोई इन्फेक्शन हो चुका है और आपको इस राइट साइड पे हाथ लगाने से दर्द भी महसूस हो रहा है, तो ये अपेंडिक्साइटिस हो सकता है यानी कि अपेंडिक्स की सोजिश हो सकती है। तो सर्जरी करके छोटा सा एक कट लगाते हैं, 3 से 5 टांके लगते हैं, उस अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को दोबारा बंद कर दिया जाता है। तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अपेंडिक्स असल में पहले जानदारों के पास, पहले हमारे जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में हमारे जो अबाउजात थे उनके पास मौजूद थी, लेकिन आजकल मौजूद तो है लेकिन इसका काम नहीं रहा। अब कोलोन भी 3 तरह के हैं, ये जो ऊपर की तरफ नाली जा रही है इसे असेंडिंग कोलोन कहते हैं, ये जो इस साइड पे जा रही है इसे ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं,
जो नीचे की तरफ आ रही है ये डिसेंडिंग कोलन है, यानी कि नीचे की तरफ आ रही है। जैसे ही डिसेंडिंग कोलन खत्म होता है, इस कॉर्नर से लेकर यहां तक हिस्से को रेक्टम कहते हैं, जहां पर खुराक थोड़ी देर के लिए, 1 घंटा 2 घंटे के लिए स्टोर होती है। जितना भी पानी होता है उससे मजीद अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। खुराक जो बच जाने वाला मादा होता है उसे हम फीसिस कहते हैं, वो सॉलिडिफाइड हो चुका होता है, ठोस शक्ल अख्तियार कर चुका होता है। और ये एनस है जो कि एक्सटर्नल ओपनिंग है, जिसकी मदद से हम फीसिस को बाहर खारिज कर देते हैं। तो ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में असल में ज्यादा कोई इतना इसका फंक्शन नहीं है, लेकिन फंक्शन भी है इस लिहाज से कि ये पानी को अब्जॉर्ब करती है, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करती है जो थोड़े बहुत बच जाते हैं। जो बाकी बच जाने वाला फुजला होता है जो कि नकारा है, जिसका कोई काम नहीं, जो कि डाइटरी फाइबर कंटेन करता है, उसको सॉलिड बना के हमारे जिस्म से खारिज कर देती है।